हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तो आज है हमारा लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, जिसमें हम पार्ट ई एंड एफ को कवर करने वाले हैं, जो कि है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 एंड एफ द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1892, जिससे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम मूव करेंगे। I know I'm too late in posting the videos, but I was not getting the motivation to record it. I'm not getting any good responses, but okay, एक या दो सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू हूँ। बट मुझे वो सब्सक्राइबर्स के बारे में बताना चाहिए, राइट? तो वो है ये सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। बट प्लीज़ गाइज, जो भी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए मुझे। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट वीडियोस लाऊं, और ट्रस्ट मी, मेरी लिस्ट में बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो आपके काम आएंगे। बट I don't know, I'm not getting the motivation, so please help me. Okay, so हम पहले इंडेक्स पढ़ देते हैं as our ritual. So इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में हम आज पढ़ने वाले हैं Instrument chargeable with duty section 3, several instrument used in a single transaction section 4, instrument relating to several distinct matters section 5, instrument coming within several descriptions section 6, adjudication as to proper stamp section 31, certificate by collector section 32, instrument not duly stamped inadmissible in evidence section 35, admission of instrument where not to be questioned 36, admission of improperly stamped instrument section 37, payment of stamp duty, then use of adhesive stamp section 11, and transfer in consideration of debt section 24. फिर हम पार्ट एफ के बारे में पढ़ेंगे, द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882, एग्जीक्यूशन अंडर पावर ऑफ अटर्नी। देन हम पढ़ेंगे पावर ऑफ डिपॉजिट ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग पावर ऑफ अटर्नी मीन सेक्शन 4, एंड देन पावर ऑफ अटर्नी मैरिड वुमेन सेक्शन 5। और जब हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये आज का, ये जो इतने लंबे से चैप्टर 3 चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं लाऊंगी एक नया चैप्टर। और प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कौन से सब्जेक्ट का पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए मुझसे। अब इट कैन बी ESG, इट कैन बी DD, ड्राफ्टिंग तो मैं चला ही रही हूँ। CSR के लिए मैं बहुत अच्छा एक वीडियो मेरे दिमाग में है, which is either I will give after the result, और हो सके अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे रिजल्ट से पहले बता देना चाहिए, तो मैं वो वीडियो रिजल्ट से पहले ले आऊंगी। मेरा उसको लाने का मोटिव ये है कि मैं उस पर CSR के चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगेन बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं जो आपको चैप्टर वाइज CSR ओपन बुक पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को जो चीज़ की जरूरत है वो है प्रैक्टिस एंड रिविजन। थ्योरी सब्जेक्ट में हम रिवीजन करते हैं बार बार सब्जेक्ट को पढ़ के, बट ओपन बुक में रिवीजन ऐसे नहीं होता। आप अगर 16 चैप्टर जो है CSR में, अगर आप उन्हें बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने से आप वो चैप्टर में माहिर नहीं हो जाएंगे, आपको वो चीज़ें याद नहीं हो जाएंगी। और कहीं तो ऐसे हैं कि दो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो तो सेक्शन 135 में है, तो हमें मज़ा भी आता है पढ़ने में। उसके बाद कई चैप्टर हैं जिनमें सिर्फ हिस्ट्री है कि CSR कैसे आया, कईयों में CSR में क्या क्या एक्टिविटीज होती है उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम उन्हें पढ़ते भी नहीं, हम उन्हें ऐसे बस यूं गो थ्रू कर देते हैं ना। तो मैं आपको उसमें क्या पढ़ाना, मैं अभी यहाँ नहीं बताने वाली। मैं बेसिकली उसी वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि मैं क्या क्या सरप्राइजेस लाई हूँ। बस मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि उसमें पास्ट ईयर पेपर्स होंगे, इंडेक्स में और क्या चीज़ें आपको अपने आप से फिल करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको सारी ले जानी है, और प्रैक्टिस हम साथ में वीडियो में ही करेंगे। मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, आप ढूंढेंगे, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी, हाँ सिर्फ 5 सेकंड का टाइम, ताकि आप वीडियो रोक के दोबारा मतलब अपना जितना टाइम लेना चाहते हो उतना लें। और फिर मैं आंसर्स भी बताऊंगी कहाँ कहाँ है, तो जिसको आंसर नहीं मिले वो लिख लेना ताकि पेपर में उसको मिल जाए। ओके, मैंने सारा यही बता दिया, हालांकि वीडियो का पार्ट नहीं था, बट इट्स ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है, ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी सेक्शन 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो इस टॉपिक में बेसिकली बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिन पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब हमें नहीं पता कि किस में स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, राइट? तो ये सेक्शन 3 हमें वही बता रहा है कि किन चीज़ों पे स्टैम्प ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। वैसे तो ड्राफ्टिंग में क्वेश्चन मोस्टली डायरेक्ट ही आते हैं, कभी केस बेस्ड आ जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कभी आएगा, बट आ भी सकता है, ठीक है। तो केस बेस्ड आ सकता है और आपको केस लॉज याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम IBC में केस लॉज याद करते हैं, ड्राफ्टिंग में हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कर लिया तो
चेरी ऑन द केक है, बट अगेन मेरे को नहीं लगता उसकी कोई नीड है। और फिर भी मैं केसेस कभी कभी बता देती हूँ, मैं एग्जाम्पल्स बताती हूँ, एग्जाम्पल्स लिख के आया कीजिए, क्योंकि उससे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है पेपर में, और वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है आपके आंसर में। आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखेंगे, कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। अगेन यहाँ पे मैं कम बैक टू द टॉपिक आती हूँ। सेक्शन 3 में बोल रहे हैं कि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताइए जिसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? देखिए, जो डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगनी ही है। जो डॉक्यूमेंट बाहर एग्जीक्यूट हुआ है पर यूज इंडिया में हो रहा है, मतलब दो लोगों ने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया बाहर, पर वो उसे यूज कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में। अगर आप काम ही इंडिया में कर रहे हो तो उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी इंडिया आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद कुछ फॉरेन बिल्स होते हैं, एक्सचेंज होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, और जो नेगोशिएट हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अब आपको इसको पेपर में याद कैसे करना है? जो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है इंडिया में उस पर स्टैम्प ड्यूटी, जो डॉक्यूमेंट बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है पर यूज इंडिया में हो रहा है, ऐसे कोई भी फॉरेन बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट जो नेगोशिएट इंडिया में हो रहा है, मतलब इंडिया वर्ड आ रहा है, इंडिया में अगर इंडिया से कोई चीज जुड़ी है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे सेल्स डीड है, एग्जीक्यूट हुई जयपुर में फॉर सेलिंग अ हाउस, इट मस्ट बियर अ स्टैम्प ड्यूटी, दैट्स इट। ओके, मैं एक बार पढ़ देती हूँ जो आप आंसर लिख सकते हैं पेपर में। लैंग्वेज सेक्शन 3 is the charging section of Indian Stamp Act 1899. It provides the stamp duties payable on instrument executed in India, certain bills of exchange, promissory note made outside India but accepted or negotiated in India. Third one, instrument executed outside India relating to property or matters situated in India and received in India. However, ओके, हाउएवर आ गया, मतलब कुछ ऐसा आने वाला है जो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, हाउएवर द एक्ट एग्जेम्प्ट टू थिंग्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट ने बनाया है और गवर्नमेंट के फेवर में बनाया गया है, ठीक है, अगेन सुनना, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट is exempt from stamp duty. Second, instrument related to registered ships and vessels are exempt from stamp duty. तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया गया बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के फेवर में या फिर रजिस्टर्ड शिप्स एंड वेसल्स में, वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट है, उसमें हमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। ये सेक्शन 3 हो गया हमारा, बहुत ईजी था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर 2 है सेक्शन 4, जो कह रहा है सेवरल इंस्ट्रूमेंट यूज इन वन ट्रांजेक्शन। इसका मतलब, एक मिनट माइक चल रहा है ना, हाँ, इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, हम एक ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, सेल्स ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट यूज हो रहे हैं, सेल्स डीड यूज हो रही है, प्रॉपर्टी का पोजेशन का एक लेटर होता है ना, हाँ, और एक डिक्लेरेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट, 3 इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। अब यार तीनों पे आप बड़ी बड़ी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करोगे तो जो सेल ट्रांजेक्शन है वो और कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, लोग इतनी स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे कर पाएंगे। तो हम क्या करें? सेक्शन 4 बोलता है एक बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है। कभी भी लाइफ में ऐसा हो कि कोई एक ट्रांजेक्शन भी 3 या 4 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, उस पर तो स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी और बाकी पे हम नॉमिनल वैल्यू चार्ज कर देंगे। ठीक है, वो नॉमिनल वैल्यू बहुत कम होती है बेसिकली। हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी चीज क्या है? जैसे मान लो मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको ना एक लैपटॉप बेचने वाली हूँ, उसके साथ आपको मिलेगा बैग और एक छोटा सा जो लैपटॉप का चार्जर होता है उसके लिए एक पाउच और पेन का कोई सेट, या फिर और क्या मिलेगा, मतलब ऑफर्स होते हैं ना, ये चीज लो तो ये सारी चीजें साथ में मिलती हैं। और आपको लैपटॉप को साफ करने के लिए जो क्लोथ होता है वो मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस पे आप अगर स्टैम्प ड्यूटी लगाना चाहो तो आप किस पे लगाओगे? ये स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है। ओके, मैं एग्जांपल नॉर्मल बेसिस पे दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने एक लैपटॉप खरीदा, उस पर आपको बैग मिला, पाउच मिला जिसमें आप लैपटॉप का चार्जर रख सकें, क्लोथ मिला उसे साफ करने को, एक पेन का बॉक्स मिल गया आपको। ठीक है, और आपको एक माउस भी मिल गया मान लो फ्री में। अब आपको स्टैम्प ड्यूटी लगानी है, किस पे लगाओगे? ऑफ कोर्स गाइस, लैपटॉप पे लगाओगे। प्राइमरी परचेज तो लैपटॉप है ना, ये सब तो आपको फ्री में मिल रहा है एक तरह से। उसका जो कॉस्ट है फ्री जो चीजों का, उसमें लैपटॉप के एक्सपेंस में इंक्लूड ही होगा। वो आपको उल्लू बना रहे होंगे, बट मेन तो आप प्राइमरी पेमेंट तो आप लैपटॉप की कर रहे हो, बाकी सबकी तो नहीं कर रहे हैं। अगेन स्टैम्प ड्यूटी में ऐसा ही होता है कि जो मेन प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है हम उस पर चार्ज कर देते हैं स्टैम्प ड्यूटी, और बाकी सब चीजों पर हम नॉमिनल वैल्यू दे देते हैं। तो अगर हम कोई सेल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें सेल डीड, प्रॉमिसरी नोट या फिर पोजेशन लेटर और साथ में डिक्लेरेशन साइन हुआ, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो आप किस पे ड्यूटी चार्ज करोगे? स्टैम्प ड्यूटी सेल्स डीड पे।
सेल्स डीड प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो गया ना, तो उस पे चार्ज करेंगे। तो अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आता है, कोई केस बन के आता है, क्योंकि इस बार ऐसा आया था, ठीक है, मैंने अगेन आपको बताया था ड्राफ्टिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस, विच इज वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि अगर किसी को पूरा क्वेश्चन नहीं है तो 5 मार्क्स जाते हैं, एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कर सकते हैं। अगर मान लो इस चैप्टर में से क्वेश्चन स्टैम्प ड्यूटी पे बन जाता है कि एक ट्रांजेक्शन है जो एग्जीक्यूट हुआ है इंडिया में, क्या उस पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी? हाँ होगी, एज पर सेक्शन 3। एक डॉक्यूमेंट चार्ज हुआ है ना आउटसाइड बट यूज इंडिया में हो रहा है, क्या उस पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी? हाँ होगी। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जो इंडिया में ही बना है, सॉरी, एक ट्रांजेक्शन ऐसा जो इंडिया में हुआ है पर उसमें 3 डॉक्यूमेंट चार्ज हो रहा है, आप किस पे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करेंगे? तो आप बोलोगे प्राइमरी वाले पे एज पर सेक्शन 4। ठीक है, ये क्वेश्चन एक मार्क्स में आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी 5 मार्क्स में आने के चांसेस है, मेरे को लगता है 2-3 मार्क्स या एक मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, मैं इसको एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। सेक्शन 4, सेवरल इंस्ट्रूमेंट यूज इन वन ट्रांजेक्शन वेयर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग वन सेल, मॉर्गेज और सेटलमेंट, only the principal instrument is charged with full stamp duty, other instrument charge only with the nominal duty. Parties may decide which document will be treated as a principal instrument. ठीक है, now comes the next topic. Topic number 3. So topic number 3 says section 5 instrument relating to several distinct matter. अब ये तो जब मैं टॉपिक 2 पढ़ा रही थी तभी किसी के दिमाग में आ गया होगा कि एक ट्रांजैक्शन पे अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी तो हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं एक ट्रांजेक्शन हुआ, सेल ट्रांजेक्शन, उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे, हमने सॉल्यूशन क्या निकाल दिया? हमने जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट था उस पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करनी। अब नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 5 ये बोल रहा है, मान लो डॉक्यूमेंट तो एक ही है पर वो डॉक्यूमेंट से ट्रांजेक्शन 2 हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे इस बार? क्या प्राइमरी ट्रांजेक्शन चुनोगे? नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, जैसे एक डॉक्यूमेंट है उससे 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रांजेक्शन्स पे अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन किस बात का हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो कि एक डीड बनाई गई है, एक है उस पे सेल, एक डीड है जो इंक्लूड कर रही है सेल्स ऑफ लैंड और लीज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। अब जब दो पार्टी हैं और वो एक डीड क्रिएट कर रहे हैं, उस डीड में उन्होंने लिखा है कि एक ट्रांजेक्शन तो मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का होगा कि हम सेल्स करेंगे, एक होगा कि मैं सिर्फ वो लैंड आपको सेल नहीं कराना चाहता, मैं सिर्फ आपको उसको लीज पे देना चाहता हूँ। ठीक है, उस केसेस में क्या होगा, उस केस में आप ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे दोनों की सेपरेटली। ठीक है, इफ वन डॉक्यूमेंट कवर्स 2 और मोर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल सेपरेटली फॉर ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार मॉडल आंसर पढ़ देती हूँ। Where one instrument related to several distinct matter, it shall be chargeable with the aggregate amount of stamp duties that would be payable if separate instrument has been executed for each matter. इसमें ये कह रहा है कि जब एक डॉक्यूमेंट और एक डीड में 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हो तो हम दोनों ट्रांजेक्शन पे डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी सेपरेटली इम्पोज करेंगे, ऐसा सोच के कि अगर वो अलग अलग डॉक्यूमेंट दोनों ट्रांजेक्शन के लिए बनाए होते तो क्या स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती। ठीक है, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कमेंट बॉक्स पे एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप एक बार 5 सेकंड पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी एग्जाम के टाइम पे ना हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सेक्शन 4-5 में थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4। सो टॉपिक नंबर 4 से सेक्शन 6 इंस्ट्रूमेंट कमिंग अंडर सेवरल डिस्क्रिप्शन। ये क्या कहता है कि मान लो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पर वो 2 कैटेगरीज में आ रहा है, 2 ट्रांजैक्शन में नहीं आ रहा है, 2 कैटेगरीज। ध्यान से सुनिएगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, हम उसे कन्वेंस भी बोल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, दोनों में स्टैम्प ड्यूटी अलग लगती है। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। डीड पे अलग स्टैम्प ड्यूटी लगती है, एग्रीमेंट पे अलग लगती है और कन्वीनियंस पे अलग लगती है, और भी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर अलग स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जो कहीं ना कहीं हमें बता दी जाती है थ्रू गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, अब एक पर्सन लाया है, सर ये डॉक्यूमेंट है, अब हम डेफिनेशन अपने दिमाग में पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम इस डॉक्यूमेंट को किस कैटेगरी में डालें। हाँ, ये डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट की कैटेगरी में, नहीं ये तो कन्वेंस की है, दोनों पे अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी है, मैं कौन सी स्टैम्प ड्यूटी लगाऊं? हाईएस्ट पेड स्टैम्प ड्यूटी। अगर इस पे 500 रुपए लग रहे हैं एज अ एग्रीमेंट, और अगर हम इसको एज अ कन्वीनियंस माने और इस पे लग रहे हैं 300 रुपए,
मैं तो यार 300 वाली इसको कन्वेंस मान के 300 मान लेता हूँ, मैं इसको डीड समझ के 200 दे देता हूँ। नहीं, हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी जिस कैटेगरी में लग रही होगी हम उस डॉक्यूमेंट को उस कैटेगरी का मान लेंगे, ठीक है। सो कैटेगरी का मानने से डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा है वो तो चेंज नहीं होना, डॉक्यूमेंट तो बन गया, ट्रांजेक्शन तो होने वाला है, पर हम स्टैम्प ड्यूटी के कारण स्टैम्प ड्यूटी देने के लिए हम उसे किस कैटेगरी में रखें, हम उसमें कंफ्यूज है, राइट। जिसमें हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी हो रही हो वो कर दो। अब लोग सोचेंगे ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट अपना फायदा देखेगी गाइस। अगर 500 रुपए मिल रहे हैं इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में 300 मिल रहे हैं, तो इंसान तो उसको 300 की कैटेगरी में डाल के करप्शन करना चाहेगा, पैसे कम बचाना चाहेगा। पर यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को तो चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कह दिया बात ही खत्म, जहां हाईएस्ट पेड है उस कैटेगरी में आप अपना डॉक्यूमेंट को मान लोगे। अगर कंफ्यूजन है, अगर वो डॉक्यूमेंट 2 से ज्यादा कैटेगरी में या 1 से ज्यादा कैटेगरी में कंफ्यूजन आ रहा है उसका, अगर वो डॉक्यूमेंट क्लियर है, सेल्स डीड है, इसमें क्या ही कंफ्यूजन है, वो डीड है, डीड पे जितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है लगा दो। पर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो डीड भी माना जा रहा है, एग्रीमेंट भी, आप कंफ्यूज हो तो आप उसमें हाईएस्ट पेड वाली देखोगे, ठीक है। अब मैं इसका आंसर पढ़ देती हूँ। Section 6, instrument coming within several description, where an instrument fall under 2 or more description in Schedule 1 attracting different duties, only the highest duty shall be payable. Counterparts और duplicates are not liable beyond the prescribed limit. इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट की जो हाईली ड्यूटी होगी वो पेड होगी, ठीक है, irrespective of his description और कैटेगरी जिसमें वो फॉल हो रहा है, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 सेज एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैम्प, सेक्शन 31। ये क्या कहता है कि मान लो आप एज अ कंपनी हो और आपको नहीं पता कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी देनी है, आप कंफ्यूज हो, 5,000 देनी है, 10,000 देनी है। अब लोगों के दिमाग में आएगा कंफ्यूजन क्यों है, अरे यार हर कोई हर स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज नहीं रख सकता। अब सबको तो नहीं पता ना, अब सब ऐसे पेज लेके तो नहीं बैठे कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी, अच्छा इसकी इतनी, इसकी नहीं होता नॉलेज कई बार। तो कंपनीज अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हैं, कोई पार्टीज कोई डॉक्यूमेंट या डीड क्रिएट कर रही है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रही है, उनको ये कंफ्यूजन है कि हमें ड्यूटी कितनी चार्ज करनी है। कोई बात नहीं, आपको गलत ड्यूटी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज अ वन अथॉरिटी, अ पर्सन कॉल्ड कलेक्टर, आपको उसके पास जाना है, उनको उनसे पूछना है, वो आपको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी बताएंगे, अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। लास्ट के इस पार्ट ई एंड एफ में तो कुछ भी नहीं है, सेक्शंस बहुत इजी है। इफ समवन इज अनश्योर अबाउट द करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी, दे कैन आस्क द कलेक्टर, द कलेक्टर एग्जामिन्स सच डॉक्यूमेंट एंड टेल द करेक्ट अमाउंट। एग्जाम्पल, अ कंपनी इज अनश्योर whether the stamp duty is 5,000 or 10,000, it approaches the collector who determine the correct duty. Now comes the exam model answer. A person may submit an executed or unexecuted instrument to the collector for determination of the proper stamp duty. After the payment of the prescribed fee, the collector may require affidavits or other evidence before deciding the duty payable. ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई एग्जीक्यूट होना भी बाकी है, उससे पहले भी आप उसकी फीस, स्टैम्प ड्यूटी जो चार्ज हो रही है वो कलेक्टर से पूछ सकते हैं, पर कलेक्टर भी अपनी कोई एक फी चार्ज करेगा आपको वो स्टैम्प ड्यूटी बताने से पहले। स्टैम्प ड्यूटी बताने से पहले कलेक्टर एक और बार आपसे कुछ चीजें मांग सकता है, जैसे प्रूफ्स, एफिडेविट, एविडेंस, ताकि वो भी एक बार एनालाइज कर ले और एक प्रॉपर ड्यूटी जो चार्ज हो रही है वो आपको बता सके, क्योंकि वो ऐसे अपनी मर्जी से तो नहीं बताएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 6। तो टॉपिक नंबर 6 से सेक्शन 32 सर्टिफिकेट बाय कलेक्टर। अब हमने ऊपर सेक्शन 31 में पढ़ा था कि कलेक्टर ने एक स्टैम्प ड्यूटी अपने को बता दी, ठीक है, एनालाइज करके सारे एविडेंस और एफिडेविट देख के। अब वो क्या कर रहा है, आपको उसने स्टैम्प ड्यूटी बता दी, आपने वो स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी। अब कलेक्टर क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट आपको देगा इशू करके। वो सर्टिफिकेट इस चीज का प्रूफ होगा कि आपने वो पर्टिकुलर बताई गई स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है और अब आपका डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड है और वो एक एविडेंस के तौर पर फ्यूचर में यूज हो सकता है, ठीक है। नाउ मैं इसका पढ़ के दे देती हूँ इजी एक्सप्लेनेशन। आफ्टर डिसाइडिंग द ड्यूटी, द कलेक्टर इशूज अ सर्टिफिकेट। वंस सर्टिफाइड, द डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड. It can be registered and used as a evidence too. For example, after paying the additional duty, the collector endraws the document, it becomes legally valid. Now model answer, where the collector determines that an instrument is duly stamped or the required duty has been paid, he shall certify the same by endorsement. Such instrument is thereafter deemed to be duly stamped and admissible in evidence. Okay.
Next topic number 7, which says section 35 instrument not duly stamped. इसका क्या मतलब होता है, कई बार कुछ लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करते हैं, तो नहीं पे करने से उनके डॉक्यूमेंट पे क्या रिजल्ट आएगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बेसिकली है ना, कोई फाइन चार्ज नहीं हो रहा यहाँ पे ना। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार हम जब कोई गलती करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि फाइन चार्ज हो, कई बार हमसे हमारे राइट्स ही छीन लिए जाते हैं, है ना। हमसे हमारे को जो अच्छे फेवर मिल रहे थे वो छीन लिए जाते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा है, कोई ऐसे पर्टिकुलरली फाइन चार्ज नहीं होगा अगर आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं दोगे, बट आपके डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है वही चली जाएगी। सो इफ अ प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेड, द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन कोर्ट, इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, इट कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन। यानी आपने कोई डीड बनाई, मान लो सेल्स डीड बना ली, ठीक है, अब वो सेल्स डीड रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, रजिस्टर्ड नहीं हो सकती तो मानी ही नहीं जाएगी कि सेल्स हुई है कि नहीं, वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। हमने इसी चैप्टर 3 में रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज पार्ट ए बी सी जितने मैंने पढ़ाए हैं वो सारे देखें। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, अब वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में भी यूज नहीं हो सकता। चलो रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ, वैलिड भी नहीं हुआ, फिर भी दो लोग तो उस ट्रांजेक्शन को मन में मान रहे हैं कि हम तो करेंगे, हम तो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं, हम तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। एक जना अब ट्रस्टवर्दी नहीं रहना चाहता, एक जना अब कह रहा है मैं तो भाई घपला करूंगा, मैं तो फ्रॉड करूंगा, मैंने कर दिया फ्रॉड। अब दूसरा पर्सन बोला मैं जा रहा हूँ कोर्ट, मैं ये सेल्स डीड दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अब तू काम नहीं कर रहा जो तूने वादा किया था। कोर्ट कहेगी हमारे हाथ ऊपर है, आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी नहीं करी ना। जब आपने स्टैम्प ड्यूटी पे ही नहीं करी तो अब हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम आपको उससे पैसे दिलवाएं या काम करके दिलवाएं। हमारे लिए तो एविडेंस है ही नहीं कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि ना आपकी ना आपकी सेल्स डीड रजिस्टर्ड है, ना हम उसे एज एविडेंस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये लॉसेस होते हैं, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रूफ ना हो ना, कोई आपको अपना ऑनेस्टी नहीं दिखाता है, घपला होना ही है, ठीक है। हालांकि एक और चीज, अब लोगों को लग रहा होगा कि यार मतलब स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करी तो खत्म, नहीं, खत्म कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अपना जो ट्रेजरी बॉक्स है खोल के रखती है, आप देते रहो। इसका ये मतलब है बेसिकली कि स्टैम्प ड्यूटी आप बाद में भी पे कर सकते हो, देर है दुरुस्त। और मेरे को तो लगता है 80% लोग बाद में ही पे करते होंगे जब उनको मुसीबत आ रही होती है। सो इट मीन्स कि स्टैम्प ड्यूटी जैसे आपने पहले पे नहीं करी, जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, डीड एग्जीक्यूट हुई, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बावजूद आप अपना ट्रांजेक्शन चला रहे हो, डॉक्यूमेंट वाले रजिस्टर्ड हो ना हो, वैलिड हो ना हो, एंड लेटर यू गॉट टू नो कि अब यार मुझे लग रहा है मुझे स्टैम्प ड्यूटी भर देनी चाहिए थी, मुझे अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करा देना चाहिए था, उसे वैलिड बना देना चाहिए था एज एविडेंस फ्यूचर के लिए, अब मुझे भर देना चाहिए था, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अब स्टैम्प ड्यूटी भर सकता हूँ जब टाइम चला गया? हाँ, अब भर सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, बट स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट व्हेन आई वाज बाइंग द फोन देयर वाज अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन द फोन कि आपको इस डिस्काउंट पे एक अच्छा फोन मिल जाएगा, बट आई डिडंट बाय द फोन एट दैट टाइम। मैंने उसको बाद में परचेज किया, मुझे उस फोन के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ना पड़ा। जैसे मान लो फोन 10,000 का है, तो उस समय वो 8,000 का दे रहे थे कि डिस्काउंट है, आप अभी ले लो, अभी ले लो। मैंने नहीं लिया, मुझे बाद में वो 10-11,000 का पड़ा, मुझे 3,000 ज्यादा ही देने पड़े, राइट। स्टैम्प ड्यूटी में भी ऐसे होता है, एक पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप नहीं टाइम पे देते हैं, आप बाद में दे रहे हैं, तो ऐसे तो सब बाद में देने लग जाएंगे। कोई टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी पे ही नहीं करेगा, सब सोचेंगे बाद में दे देंगे ना, जब प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट को कुछ तो चार्ज करना पड़ेगा ना, तो वो स्टैम्प ड्यूटी पे प्लस एक पेनल्टी चार्ज कर देगी, एक डेफिशिएंट ड्यूटी चार्ज कर देगी, जो पे करना जरूरी है। जैसे अ सेल्स डीड विदाउट प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट अंटिल ड्यूटी एंड पेनल्टीज आर पेड। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे दिया था कि सेल्स डीड रिजेक्ट हो जाएगी, कोर्ट में मानी ही नहीं जाएगी वो सेल्स डीड हुई है, क्योंकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करेगी तब तक जब तक वो स्टैम्प ड्यूटी भर के प्लस पेनल्टी पे नहीं कर देते, ठीक है। ठीक है, तो ड्यूटी और पेनल्टी दोनों पे करना जरूरी है, सिर्फ पेनल्टी पे नहीं करनी है, ठीक है। मॉडल आंसर है एन इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी शैल नॉट बी एडमिटेड इन एविडेंस रजिस्टर्ड और एक्टेड अपॉन अनलेस ड्यूटी स्टैम्प्ड। इट मे हाउएवर बी एडमिटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ डेफिशिएंट ड्यूटी टुगेदर विद द प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी पेड। Okay, so let's come to the next topic. Topic number 8 says सेक्शन 36 एडमिशन वंस एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि मान लो आपके डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो वैलिड है एज एविडेंस, वो रजिस्टर्ड है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर कोई पर्सन आके ऑब्जेक्ट करता है, नहीं स्टैम्प ड्यूटी अच्छे से पे नहीं करी थी, नहीं ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। अब वो
ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। होता है ना कि जैसे आपने कोई गलती करी हो और प्रिंसिपल ने कहा ठीक है मैंने माफ किया, या ठीक है मुझे नहीं लगता इस बंदे ने कोई गलती की, आके बच्चे बोले नहीं सर इसने किया। प्रिंसिपल इज अ टॉप पर्सन, उसने कह दिया नहीं करिए मतलब नहीं करिए, अब आप कितने भी ऑब्जेक्शंस उठा लो। सो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसा है कि वंस अ कोर्ट एक्सेप्टेड अ डॉक्यूमेंट इनटू एविडेंस नोबडी कैन लेटर ऑब्जेक्ट दैट इट वाज अ इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, जो हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया, द कोर्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट, लेटर द अदर पार्टी कैन नॉट ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग द स्टैम्प ड्यूटी। नाउ मैं मॉडल आंसर पढ़ देती हूँ। मॉडल आंसर सेज वेयर एन इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एडमिटेड इन एविडेंस इट्स एडमिसिबिलिटी कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली बी क्वेश्चनड इन द सेम प्रोसीडिंग मेरिली ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड। अगेन मैं एक चीज बता देती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं मॉडल आंसर पढ़ रही हूँ, मैं पीछे दिखा रही हूँ, आप उसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जो आप अपने पेपर में ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक लीगल पढ़ने लॉ पढ़ने वाले पर्सन को यूज करनी चाहिए। बट क्या ये लैंग्वेज मैंने यूज की थी पेपर में? आई विल नॉट लाई, नहीं। मैंने पेपर में देखो ज्यादा लीगल लैंग्वेज याद नहीं आती है, कहीं की इंग्लिश अच्छी होती है, कहीं की नहीं होती है। हमारे टीचर हमेशा कहते हैं कि जो चेकर है ना, एग्जाम चेकर, वो ये नहीं चेक कर रहा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी टॉप की है, आपको कितने लॉफुल जो वर्ड्स हैं वो याद हैं, लीगल वर्ड्स याद हैं, डेफिनेशन याद है, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो आपसे बच्चों वाली इंग्लिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट अगर आप एक नॉर्मल इंग्लिश का यूज करते हुए अपनी जो डिफाइन कर रहे हैं और आंसर को, तो वो भी वैलिड है। बस की पॉइंट याद रखिए, कई चीजों का ना एक हर डेफिनेशन का एक की पॉइंट होता है। अभी मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना, उसमें आपको जो लग रहा है ये की पॉइंट है, या आपकी बुक में आपको वो चीज हाईलाइट करनी जो की पॉइंट हो, पेपर के टाइम पे सिर्फ की पॉइंट्स याद रखते हैं। वो की पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं कि आपको पूरा आंसर भी याद आ जाए, और वो की पॉइंट्स आपको मार्क्स दिलवाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो की पॉइंट ही है जो सेक्शन, अब जैसे सेक्शन 3 का की पॉइंट क्या है? रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, यूज इन इंडिया, ठीक है, नेगोशिएट और एक्सेप्टेड इन इंडिया, ये मेरे लिए की पॉइंट है सेक्शन 3 का। अब आपके उसके आगे आप इंग्लिश कैसे यूज कर रहे हो, कि कैसे एग्जीक्यूट हुआ, बाहर एग्जीक्यूट हुआ पर इंडिया में यूज हुआ, ये यूज इंडिया में होना चाहिए। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है कि वो आपको आंसर भी याद दिला रहे हैं और आपको मार्क्स दिलवाने में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 9 विच सेज सेक्शन 37 इम्प्रॉपरली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार हम स्टैम्प ड्यूटी तो करेक्ट अमाउंट की पे करते हैं, बट जो टाइप ऑफ स्टैम्प यूज होने वाली है वो गलत हो जाती है। जैसे हमें सेल्स डीड पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी थी, हमने स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट सही पे किया, बट सिर्फ अमाउंट सही पे किया, पर जो स्टैम्प ड्यूटी टाइप, जो स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज होना था वो एग्रीमेंट का हो गया, यानी कोई और स्टैम्प टाइप हमारा यहाँ पे चार्ज हो गया, मतलब इंस्ट्रूमेंट अलग था, उसमें अमाउंट हमने सही स्टैम्प ड्यूटी की पे की, पर टाइप गलत चार्ज हो गया। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे मान लो कि हमें रेवेन्यू स्टैम्प यूज करनी थी, पर हमने इम्प्रेस्ड स्टैम्प यूज कर ली। हमें चार्ज तो रेवेन्यू स्टैम्प करना था ड्यूटी, हमने इम्प्रेस्ड स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कर दी। क्या होगा? क्या हमें वापस स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी? तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, करेक्शन का मौका दिया जाएगा, बट एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट आपको वापस पे करना पड़ेगा। वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट हम क्यों पे करें? हमारी क्या गलती है आपकी? आपको चेक करना चाहिए था कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं सही स्टैम्प ड्यूटी चार्ज हो रही है कि नहीं। एंड नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, उसके बाद वो आपको करेक्शन करने के लिए अलाउ करेंगे। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द स्टेट गवर्नमेंट मे अलाउ द करेक्शन आफ्टर द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड amount. Sometimes the correct amount of the stamp duty is paid, but the wrong type of stamp duty used. So in such situation, correction is allowed. So example, revenue stamp is used instead of required impressed stamp. It may be regularized. Section 37 model answer says, the state government may provide rules allowing instrument bearing stamp of sufficient amount but incorrect description to be certified as duly stamped after the payment of the required duty. Okay, come to the next topic. Topic number 10, पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। कई बार होता है कि स्टैम्प ड्यूटी हम अलग अलग तरह से पे कर सकते हैं, कैश, ऑनलाइन, ई स्टैम्प्स आ गए हैं, जरूरी नहीं है स्टैम्प पेपर लेना पड़े, हम अब ई स्टैम्प्स भी इम्पोज कर सकते हैं, ई स्टैम्प पेपर अपनी सेल्स डीड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें कौन बताएगा कि डिफरेंट मेथड्स और वेज कौन से हैं स्टैम्प ड्यूटी के? दो चीजें, एक इंडियन स्टैम्प एक्ट में पता चल जाएगा, दूसरा जो रूल्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इन ये दो चीजों से हमें पता चल जाएगा कि और स्टैम्प ड्यूटी के क्या मेथड्स और वेज हैं पे करने के। सो स्टैम्प ड्यूटी इज जनरली पेड
paid through stamps or other methods prescribed by state government. For example, a sales deed is executed on e-stamp paper. अब exam model answer, stamp duty shall be paid in the manner prescribed under Indian Stamp Act 1899 or the rules made by state government. Payment is generally indicated by stamps affixed on the instrument. Okay, next topic. टॉपिक नंबर 11 विच इज यूज ऑफ एडहेसिव स्टैम्प्स सेक्शन 11। क्या होता है ना, हम जनरली स्टैम्प पेपर लेते हैं, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, बट कई बार हम एडहेसिव स्टैम्प्स का भी यूज कर सकते हैं। एडहेसिव स्टैम्प्स का ये मतलब है, पीछे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक, बट अगर आपको चाहिए तो मैं पीछे दिखा दिया, ठीक है। सम डॉक्यूमेंट्स कैन यूज एडहेसिव स्टैम्प्स सच एज प्रॉमिसरी नोट मेड आउटसाइड इंडिया, नोटोरियल एक्ट। अब यहाँ पे ना सेक्शन 11 का मैं आंसर पढ़ देती हूँ एक बार। सेक्शन 11 permits the use of adhesive stamps for a prescribed instrument such as bill of exchange made outside India, promissory note made outside India, notarial act, and entry as an advocate or share transfer by endorsement, ठीक है। इन केसेस में आप एडहेसिव स्टैम्प यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो बुक का नोट है इस पर्टिकुलर सेक्शन का वो भी पीछे दिखा दूं, इन केस कि अगर आपको पूरा आंसर पढ़ना हो, ये छोटा आंसर ना चाहिए। मेरा लेक्चर लाने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट मैं जो पढ़ा रही हूँ वही लिख दें, पर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं अपने आंसर्स को लिखते वक्त या रिविजन के वक्त। बट अगर मैं फोकस ये मतलब मैं फोर्स ये करूंगी आप लोगों को कि आप फोकस करें बुक की लैंग्वेज पे, ठीक है, विच इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू द मॉडल लैंग्वेज जो हमें इंस्टीट्यूशन से बुक्स मिलती हैं। उसमें थोड़ी लैंग्वेज इजी होती है, थोड़ा याद हो जाता है, ठीक है। पेपर में आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला, एक पर्टिकुलर लॉ लैंग्वेज लिखो, डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखो, बट एक प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस होना चाहिए और कीवर्ड्स का यूज होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 12 सेक्शन 24 ट्रांसफर इन कंसिडरेशन ऑफ डेट, विच सेज कि क्या होता है ना, जब अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई हम प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बेसिकली, उसमें ऐसा होगा कि डेट इंक्लूड होगा, हमने पेमेंट पूरी नहीं करी होगी या सामने वाले ने पेमेंट पूरी नहीं करी होगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या हम स्टैम्प ड्यूटी जो ट्रांजेक्शन करते वक्त कैश ऑन डिलीवरी बोली कैश पेमेंट हुई है उस पर चार्ज करेंगे स्टैम्प ड्यूटी, या हम पूरा ट्रांजेक्शन का जो असेट है उस पर चार्ज करेंगे जो प्रॉपर्टी इंक्लूड है। तो मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक प्रॉपर्टी 50 लाख की है और उस पे हमने करीब 30 लाख पे कर दिए हैं कैश में, 20 लाख अभी भी डेट है जो हमें रीपे करना बाकी है। तो हम स्टैम्प ड्यूटी 30 लाख पे लगाएं या सिर्फ डेट पे 20 लाख पे लगाएं या पूरा जो हाउस की वैल्यू 50 लाख जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू उस पे। सो हम पूरे 50 लाख पे लगाएंगे क्योंकि डेट इज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, so it will be counted as a consideration and whole consideration पे stamp duty लगेगी जो 50 लाख है, ठीक है। So if a property is transferred to repay a debt, the debt is treated as a part of consideration. Stamp duty is calculated on total consideration. So अगर हाउस की वैल्यू 50 लाख है, आउटस्टैंडिंग लोन 20 लाख है, कैश पेड 30 लाख है, तो स्टैम्प ड्यूटी 50 लाख पे लगेगी, ठीक है। नाउ मैं एक बार मॉडल आंसर पढ़ देती हूँ। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेट और सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ मनी और स्टॉक, सच डेट और लायबिलिटी इज डीम्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। सो फाइनली हमारा एक सेक्शन एक पार्ट ई कंप्लीट हो चुका है जो था स्टैम्प इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स गो। Welcome back to the part F, which says the Power of Attorney Act 1882। ओके, मैं भूल गई थी ना साल, इसलिए प्लीज इग्नोर करें, ठीक है। सो पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 का जो पहला टॉपिक है वो एग्जीक्यूशन अंडर पावर ऑफ अटर्नी। यहाँ पे हमसे पूछा है कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है। पावर ऑफ अटर्नी हम में से कोई भी बना सकता है। पावर ऑफ अटर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये एक वन वे डॉक्यूमेंट है। इस बेसिकली डॉक्यूमेंट पार्टी ए पार्टी बी जैसा कुछ नहीं होता, एक ही पार्टी होती है। उसमें वो पर्सन अपना मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है जिसमें वो अलाउ करता है कि मेरी जितनी भी पावर्स है वो मैं किसी एक पर्सन को दे रहा हूँ और वो एग्री करता है कि मैं ये इसे लीगली बता रहा हूँ, मुझ पर कोई फोर्स नहीं है, मैं लीगली अपनी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को दे रहा हूँ। जैसे एक पर्सन है वो बहुत रिच बिजनेसमैन है और उसके बहुत सारे शेयर्स हैं कंपनी में, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसपे रेंट चल रहा है या कोई लोग रह रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसका कुछ अमाउंट है जो बैंक में सेव है, उसका कुछ बिजनेस है जो कंटिन्यू, वो इतनी सारी चीजें साथ में नहीं संभाल सकता। तो वो दो तरह की पावर ऑफ अटर्नी बनाता है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में वो पर्सन क्या करता है
मैं एक पर्टिकुलर काम के लिए इस पर्सन को अपनी पर्टिकुलर पावर सौंप रहा हूँ। जैसे मैं इस पर्सन को अपने शेयर संभालने को बोल रहा हूँ, शेयर्स को बेचना, उस शेयर्स पे जो डिविडेंड मिल रहा है, राइट्स मिल रहे हैं, राइट टू इश्यू मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है वो मैं इसको जिम्मेदारी देता हूँ। ये मुझसे पूछेगा पर फैसले यही लेगा मेरी एब्सेंस में। ये शेयर्स इसके हैं तो ये शेयर होल्डर हो गया, तो मीटिंग्स भी मेरे थ्रू ये अटेंड करेगा, वोट भी यही देगा। अब लोगों की नजर में तो ये पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, तो ये वोट देगा और जो भी है, पर ये एक बार पूछ लेगा उससे। वो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, ठीक है, जब लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जिसको दो लोग साइन करते हैं, ठीक है। अ पावर ऑफ अटर्नी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट थ्रू विच वन पर्सन ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन हिज और हर बिहाफ। द पर्सन हु गिव्स द अथॉरिटी इज कॉल्ड डोनर or principal. The person who receives such authority is called donee, attorney or agent. The donee can sign the document, execute the deed and perform the act on the behalf of the donor. Any act done by donee within the authority given in the power of attorney is legally treated as if donor himself has done it. ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अगर एक बार मैंने डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि मेरा डोनी ही मीटिंग अटेंड करेगा, उसमें जो भी डिसीजन वो लेगा, वोट देगा, शेयर्स को बेचेगा करेगा और शेयर्स की पेमेंट करेगा, डिविडेंड लेगा, वो सब चीजें वो करेगा, तो एक बार मैंने डॉक्यूमेंट में लिख दिया। आज अगर वो मीटिंग में कोई डिसीजन लेता है, मेरे लॉस में, वो मेरे लिए लॉस साबित हो, मेरे लिए प्रॉफिट साबित हो, वो बात की बात है, मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही उसे वो पावर दी थी। तो आज जो भी वो डिसीजन ले रहा है, मीटिंग में लोग ये नहीं बोल सकते कि आपके शेयर्स नहीं है, वो आप ओनर नहीं हो, वो भले ही ओनर ना हो, पर मैंने उसे लीगली पावर दी है कि वो मेरे बिहाफ पर डिसीजन ले, ऐसा मान के कि जैसे मैं ही मीटिंग में बैठा हूं। दैट्स इट, ठीक है। सो इस कारण वो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट भी कर सकता है, कोई एक्ट भी कर सकता है परफॉर्म मेरे बिहाफ पे। द एक्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पीपल एक्टिंग इन गुड फेथ। इफ द डोनर डाइज or become unsound mind, become insolvent or revoke the power of attorney, but the donor or other person act without knowing is those acts remain valid. यहाँ पे एक अलग पॉइंट भी और दिया है कि मान लो जब एक्ट चल रहा था, डॉक्यूमेंट बना हुआ था, मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट, और डोनी अपना काम किए जा रहा था डोनर के लिए, अचानक से डोनर मर गया, डोनर अनसाउंड हो गया, इनकेपेबल हो गया, और ये बात डोनी को पता नहीं है अभी तक, और डोनी अभी भी डोनर के बिहाफ पे ही काम कर रहा है। जैसे उसने डोनी के बिहाफ पे शेयर बेच दिए, अब उसको बाद में जाके पता चलता है कि डोनर तो मर चुका है, अनसाउंड हो चुका है, या उसने पावर ऑफ अटर्नी को रिवोक कर दिया है, या वो इनकेपेबल हो चुका है। अब मैं क्या करूं, मैंने तो शेयर्स बेच दिए, मैंने तो ये डिसीजन तब लिया जब वो ऑलरेडी इनकेपेबल हो चुका था, बट क्या मुझे पता था? नहीं। तो जब तक मुझे नहीं पता था और मैं गुड फेथ में, मतलब उसके भले के लिए जब काम कर रहा था, मैंने कुछ भी फ्रॉड नहीं किया, तो मैंने जो भी उसके भले में वो काम किया वो फिर भी वैलिड होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि यार तूने शेयर बेचे, हमें तो, अब जैसे उसके घर वाले उठ के आ गए, ए डोनर था, बी डोनी था, बी ने शेयर बेच दिए ए के बिहाफ पे, ए मर गया। अब ए की फैमिली बोल रही है तूने क्यों बेचे, शेयर तो बहुत अच्छी वैल्यू के थे, तुझे नहीं बेचने चाहिए थे, सारे पैसे तू भरेगा। क्यों? क्योंकि तू नहीं यूज करना चाहिए, सारे पैसे आप भरेंगे। क्यों? क्योंकि ए तो मर चुका है और आपने उसके बिहाफ पे डिसीजन ले कैसे लिए। बी कहेगा मुझे नहीं पता था कि ए मर चुके हैं, मैं ए के साथ तो नहीं रह रहा, मैं जब वो डिसीजन ले रहा था तब मुझे नहीं पता था कि ए मर चुके हैं और मैंने गुड फेथ पे डिसीजन लिया। आप इसे इनवैलिड नहीं बता सकते। वो लॉ के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट भी बी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। Now example, Rohan is working in Canada and owns a flat in Jaipur. He gives a power of attorney to his brother to sell the flat. His brother signs the sale deed on Rohan's behalf. Legally, it will be treated as if Rohan himself signed the sales deed. Now suppose Rohan dies, but neither his brother nor the buyer knows about the death. The sales is completed in good faith. The transactions remains protected under the act because they had no knowledge about the donor's death. ठीक है। एग्जाम्पल अब आ जाता है मॉडल आंसर। अंडर द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882, द पर्सन हु ग्रांट्स द अथॉरिटी इज कॉल्ड डोनर एंड द पर्सन इन हुज फेवर द अथॉरिटी इज ग्रांटेड इज कॉल्ड डोनी। द डोनी में एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रूमेंट और परफॉर्म एनी एक्ट इन हिज ओन नेम एंड सिग्नेचर wherever authorized by donor. Every instrument executed or act done by the donee within the authority of the power of attorney has the same legal effect as if it has been executed or done by the donor himself. The act also protects acts done in good faith. Whereas a person act under the power of attorney without the knowledge that the donor has died, become of unsound minded, become insolvent or revoke the power of attorney, such act remain valid. Next topic.
Topic number two says section 4 procedure for deposit of original instrument creating power of attorney. तो जो हमने power of attorney बनाई है वो basically कहीं पे जमा भी करानी पड़ेगी, legally हमें उसको deposit कराना पड़ेगा. So the original power of attorney may be deposited in a high court or a district court having the jurisdiction. Before depositing, its execution must be varied by an affidavit, statutory declaration or the sufficient evidence. The court keep the original instrument in a separate file, allows any person to inspect or search the record, and issues the certified copies on request. A certified copy is issued by the court is accepted as a legal evidence without प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो हो सकता है कि आपको हाई कोर्ट में जमा कराना पड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा कराना पड़े, डिपेंड ऑन द जुरिस्डिक्शन. एक बार कोर्ट में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा लिया, उसे डॉक्यूमेंट को सेपरेट फाइल में रख देगी कोर्ट. उसके बाद अगर किसी को वो फाइल चेक करनी है तो वो देख सकता है, इंस्पेक्शन के लिए ओपन है. आपको उसकी कॉपी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मिल जाएगी, जिसे आप एज एविडेंस कोर्ट में यूज कर सकते हैं. आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दिखाने की कोर्ट में जरूरत नहीं है. आप वो कॉपी जो आपने मांगी है जुरिस्डिक्शन से, आप उसे भी एज एविडेंस यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे ABCD लिमिटेड डिपोजिट द ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. लेटर बैंक आस्क फॉर अ प्रूफ ऑफ द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी. इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल्स, द कंपनी ऑब्टेन्स अ सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द कोर्ट विच इज एक्सेप्टेड एज अ वैलिड एविडेंस. नाउ मैं मॉडल आंसर पढ़ रही हूँ. Section 4 provides that an instrument creating a power of attorney, after verification of its execution by affidavit, statutory declaration, or other sufficient evidence, may be deposited in the High Court or District Court having the jurisdiction. The court shall maintain a separate file of such instrument. Any person may inspect the file or obtain the certified copy on request. A certified copy of deposit instrument is admissible as sufficient evidence of its content and of its deposit without requiring any further proof. I'm so happy क्योंकि बस एक लास्ट टॉपिक बचा और फिर हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा. भाई मैं इतनी खुश हूँ, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर ला सकूँ और सीरीज को कंप्लीट कर सकूँ. So let's come to the next topic. Topic number 3, power of attorney executed by a married woman. अंडर सेक्शन 5 क्या होता था ना, पहले एक मैरिड वुमन को पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करना अलाउ नहीं था. फिर सेक्शन 5 आया. सेक्शन 5 ने कहा कि एक औरत, एक मैरिड वुमन भी पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर सकती है. वो भी एक डोनर हो सकती है जो किसी को अपनी पावर्स दे, जैसे कि एक अनमैरिड वुमन करती है. बट द थिंग इज कि पावर ऑफ अटर्नी अटेंड करने के लिए उस औरत को, जो मैरिड वुमन है, उसको एक 18 से ऊपर लाइक एक मेजॉरिटी में होना चाहिए. ठीक है, उसको अपनी मतलब वो माइनर नहीं होनी चाहिए. दैट्स इट, वो ये कहना चाह रहे हैं. और वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट काउंट किया जाएगा, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट काउंट किया जाएगा. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अदर देन विल होता है. विल हमें पता है ना क्या होता है, कि हम कहते हैं कि हम ये चीजें छोड़ के जाना, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए. उसकी जगह नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए अदर देन विल, एनी डॉक्यूमेंट. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्रिया है जो एक मैरिड वुमन है, जिसको एक जो ओन करती है एक एग्रीकल्चर लैंड अपने नाम पे, पर वो रह कर रही है ऑस्ट्रेलिया में. वो अपॉइंट कर सकती है किसी को भी, जैसे मान लो उसने अपने फादर को अपॉइंट कर लिया कि आप आज से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हो और आज से आप डोनी हो, तो आज आप अगर मेरी ये लैंड सेल करते हो मेरे बिहाफ पे, तो वो अलाउ है, वो लीगली एग्जीक्यूट मानी जाएगी सेल्स डीड, क्योंकि उसके बिहाफ पे उसके फादर ने की है, और ये वैलिड होगी अंडर सेक्शन 5 ऑफ पावर ऑफ अटर्नी एक्ट, जो मैरिड वुमेन्स को ये राइट देता है कि वो भी पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, वैसे मुझे लगता है जब ये पावर ऑफ अटर्नी एक्ट बना था तब सभी बराबर ही होने चाहिए थे. अचानक से एक अलग से मैरिड वुमेन के लिए निकालना मुझे कोई सेंस नहीं लगा. मुझे लगा सबके लिए अलाउ होना चाहिए था. बट ठीक है, हमेशा वुमेन्स के लिए राइट्स बाद में ही आते हैं. तो ठीक है, मैं एक बार मॉडल आंसर पढ़ देती हूँ. सेक्शन 5 ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 प्रोवाइड्स द मैरिड वुमन हु हैज अटेन्ड द मेजॉरिटी मे अपॉइंट एन अटर्नी बाय नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एज इफ शी वर अनमैरिड. द अपॉइंटेड अटर्नी मे एग्जीक्यूट एनी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और परफॉर्म एनी एक्ट which the married woman herself is competent to execute or perform. Thus, the act recognize the independent legal capacity of a married woman to appoint an attorney of a managing affairs. So finally हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है. आई होप आप सबको पसंद आया होगा. थैंक यू, बाय बाय.